मैं नहीं जानता कि मैं ये कहानी कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग इस पर शायद विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। और अगर वो विश्वास कर भी लेते हैं तो वो मेरे रूममेट टिम और मेरे साथ हुई इस घिनौनी घटना के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। टिम और मैं एक साथ कैलिफोर्निया के एक अपार्टमेंट में रहते थे। हम साथ में एक ही कंपनी में काम करते थे और उस बोरिंग आईटी कंपनी में वो अकेला लड़का था जिसके साथ मुझे मजा आता था। हम हर शनिवार और रविवार को क्लब जाते और वहां ड्रिंक्स एंजॉय करते थे। एक वीकेंड पर हमने एक छोटी ट्रिप पर जाने के बारे में सोचा। 2 कुंवारे और जवान लड़के घूमने जाना चाहते थे तो जाहिर है हमने वेगस जाने का चुनाव किया। हम फ्लाइट लेकर वेगस पहुंच गए। जब तक हम होटल में पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी और वो लास वेगस का सबसे सुनहरा वक्त होता है। हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। हम तैयार हुए और लास वेगस की सड़कों पर उसकी रौनक का मजा लेने निकल पड़े। क्या तुम भी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना नहीं चाहते हो? तो इसलिए लोगों को वेगस इतना पसंद है। जहां जहां हमारी आंखें पहुंच पा रही थी वहां वहां तक बस रोशनी की ही चमक थी। नियॉन लाइट्स हर जगह जगमगा रही थी, चाहे वो कोई पब हो, कोई होटल हो या फिर कोई कैसीनो। हमने कैसीनो जाकर जुए में अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा और उसके बाद स्ट्रिप क्लब। मेरा मतलब है हम लास वेगास आए हैं पहली बार, तो फिर इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। टिम ने एक बड़े से फव्वारे के साथ बने एक बहुत ही बड़े कैसीनो की तरफ इशारा किया। हम अपनी अपनी गेम मशीन के सामने बैठे और जुआ खेलने लगे। बड़ी ही हैरानगी की बात थी कि हम दोनों ही जीत रहे थे, इसलिए हम दोनों का ध्यान पूरी तरह से गेम पर ही था। हमें खेलते खेलते अभी तकरीबन आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा ध्यान एक आदमी पर गया। वो कुछ दूरी पर खड़ा था और हमें ही देख रहा था। जब हमने एक दूसरे को देखा तो मैंने उसे देखकर एक स्माइल पास कर दी। मेरे ऐसा करते ही वो आदमी हमारी तरफ आ गया और बात करने लगा। उसके बाल बहुत चमक रहे थे, जैसे उसने बहुत सारा जेल लगाया हो, और उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। जब वो मुस्कुराया तब मुझे उसके 2 सोने के दांत भी दिखे। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे सर? उसकी आवाज सुनकर टिम ने ऊपर देखा और फिर मुझे देखकर शक्ल बनाने लगा। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं एक ड्रिंक ले लूंगा। और टिम तुम? हाँ, मैं भी। हम दोनों वहां से उठ गए ताकि हम जीते हुए पैसे भी कहीं और खेलने के लालच में हार ना जाएं। वो आदमी हमें कैसीनो के दूसरी तरफ बने बार में ले गया और उसने हमारे लिए मार्टिनी ऑर्डर की। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है और वो क्या करता है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया था कि ये कोई अमीर आदमी है जिसे लोगों पर पैसे उड़ाने का शौक है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्रिंक का मजा लेने लगे। मेरा नाम रूपर्ट कार्टवेल है। मैं इस कैसीनो का मालिक हूँ। क्या पहली बार लास वेगास आए हैं? हाँ, अचानक ही वीकेंड पर प्लान बन गया। ओह अच्छा, तो क्या तुम दोनों वेगस में अपनी पहली रात सिर्फ जुआ खेलकर और दारू पीकर बिताने वाले हो? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि क्या तुम दोनों लास वेगस का असली मजा नहीं लेना चाहोगे? टिम और मैंने एक दूसरे को देखा। हम मिस्टर रूपर्ट की बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। हमारी दुविधा को देखते हुए रूपर्ट ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने सोने के दांतों को दिखाते हुए कहा, मेरे यहाँ बेसमेंट में मजे का पूरा इंतजाम है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ खास ग्राहकों के लिए है। वहां तुम ड्रिंक्स ले सकते हो और मेरी कुछ बेहतरीन लड़कियों से मिल सकते हो। वो तुम जैसे जवान लड़कों का ख्याल कैसे रखती हैं अच्छी तरह जानती हैं। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। हाँ टिम और मुझे अब जाकर समझ में आया कि वो स्ट्रिपर्स की बात कर रहा था, और सच कहूं तो हमें इस बारे में सुनकर हैरानगी नहीं हुई। हमने खुद ही सोचा हुआ था कि हम वहां जाएंगे, इसलिए हम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। किस तरह से पेमेंट करनी होगी? नहीं 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 नहीं, मैं कोई दलाल नहीं। तुम्हें मुझे कोई पेमेंट नहीं देनी, तुम्हें तो बस एंजॉय करना है। मजे करो, बस मजे। आओ मेरे पीछे। ऐसा कहते हुए वो कैसीनो की बाईं ओर चलने लगा। मैंने टिम को फुसफुसाते हुए आवाज में पूछा, क्या ये वाकई हो रहा है? अगर उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की तो? क्या हम दोनों के परिवार के पास मिलाकर जितना पैसा है उससे कई ज्यादा उस अकेले के पास है। हर चीज में इतना सोचना बंद करो। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? एंजॉय। जैसे अकलदार थोड़ी थोड़ी देर में दर्द देती है, उसी तरह मेरे दिमाग में रह रह कर यह बात आ रही थी कि कहीं इस आदमी की बातों में आकर इसके साथ जाना भारी ना पड़ जाए। हम लकड़ी के एक बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक गए। वो दरवाजा हमें कैसीनो के बेसमेंट तक ले जा रहा था। अजीब सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, मेरे गेस्ट बनिए। सीढ़ियां लाल रंग की नियॉन लाइट से जगमगा रही थी।
नीचे उतरने पर हमें एक कॉरिडोर के आगे आकर रुक गए, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। उस आदमी ने 2 बार ताली बजाई और बाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा खुला। लाल रंग के बालों वाली और खूबसूरत आंखों वाली एक लड़की कमरे से बाहर आई। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें उसका फिगर बखूबी झलक रहा था और जाहिर था कि उसने हमारे दिलों में आग लगा दी थी। तुम्हारा स्वागत है जानेमन। फिर उसने अपने सामने वाले कमरे के दरवाजे खटखटाया और वहां से एक दूसरी लड़की बाहर निकल कर आई, जिसका नाम सोफिया था। सोफिया पहली वाली लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत थी। काले लंबे बालों के साथ उसकी चॉकलेट जैसी त्वचा ने उसे किसी विदेशी भूमि की एक जादूगरनी की तरह बना दिया था। लाल रंग के बालों वाली लड़की ने मेरी तरफ इशारा किया और सोफिया के कान में कुछ कहा। वो दोनों धीरे से हंसी और फिर सोफिया मेरे पास आई। क्या आज रात के लिए तुम मेरे शूरवीर बनोगे? मैं मेरे जैसी जबान ही बंद हो गई। फिर उस लाल बालों वाली लड़की ने टिम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सोफिया ने भी वही किया और रूपर्ट मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वहां से चला गया। मैं घबराया हुआ वहां बैठा था जब सोफिया ने मुझे वाइन का एक ग्लास दिया। मैंने उसका एक घूंट लिया और उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। वो मेरे करीब आई और उसने कहा, मैं बस अभी वापस आई, अपनी ड्रिंक खत्म करना मत भूलना। उसके बाद वो वॉशरूम चली गई। मैं उस ड्रिंक को और नहीं पीना चाहता था, इसलिए मैंने चुपके से उसे बेड के पास पड़े वास में डाल दिया। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और उसकी जगह लाल रंग की नियॉन लाइट जल गई। वॉशरूम का दरवाजा खुला और मैंने सोफिया को वहां से निकलते हुए बेड की तरफ बढ़ते और उस पर लेटते हुए देखा। उस ड्रिंक और कमरे की लाइट की वजह से मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। आओ आओ मुझे प्यार करो। मैंने फिर एक बार उसकी मदहोश कर देने वाली आवाज सुनी और उसे चूमने के लिए मैं बेड पर लेटने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो एक बेहद गंदी बदबू ने मेरे नाक के बाल जला दिए। वो बदबू किसी केमिकल की थी। जब मैंने उसके गाल और चेहरे को छुआ तो वो मुझे सूखी और ठंडी लगी। क्या हुआ? आओ ना, मेरे पास आओ। पर इस बार जब उसने ऐसा कहा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी आवाज कुछ दूरी से आ रही थी, जैसे मैं बेड पर किसी और के साथ हूं और वो उस इंसान के बदले बात कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक मेरा ध्यान सीलिंग पर गया। वहां कैमरा लगा हुआ था जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। वो देखकर मैं घबरा गया और बेड से उतर गया। मैंने फौरन अपने फोन से फ्लैशलाइट जलाई। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। सोफिया कमरे में कहीं नहीं थी, जैसे वो किसी खुफिया दरवाजे से गायब हो गई हो। उसके बदले बेड पर किसी लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया था ताकि वो ज्यादा ना सड़े, जिसकी वजह से वो एक मम्मी की तरह दिख रही थी। लाइट बंद करो, तुम हमारी ऑडियंस का मूड खराब कर रहे हो। क्या क्या बकवास चल रहा है वहां? तुम बस प्यार करो, उसे प्यार करो कि जैसे वो एक असल की लड़की है। मिस्टर रूपर्ट तुम्हें बहुत पैसा देंगे, सच में। तो वो ये करता है, ऐसी घटिया फिल्म को रिकॉर्ड जिसमें एक लाश के साथ ये सब, और इसके लिए ये भोले भाले लड़कों को ड्रग्स देकर अपने बेसमेंट में लाता है। मैं उस कमरे से भागते हुए निकला और टिम को आवाज देने लगा। टिम, टिम, हमें जाना होगा अभी। टिम! जिस कमरे में लाल बालों वाली लड़की टिम को लेकर गई थी, मैंने उसे झटके से लात मारकर खोल दिया और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कुछ समय के लिए सुन्न हो गया। टिम एक मुर्दा लड़की को असली लड़की समझकर चूम रहा था। उसे कोई एहसास ही नहीं था कि वो एक लाश है। जाहिर है उसे भी उस लड़की ने वही ड्रिंक पिलाई होगी जो मुझे सोफिया ने कुछ देर पहले दी थी। टिम बंद करो ये गंदगी। मैं उसकी तरफ भागा और उसे उस लाश से पीछे हटाया। वो अपने होश में नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर ले आया। मैंने उस लाल बाल वाली लड़की को सोफिया पर चिल्लाते हुए सुना, मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी कमरे से बाहर मत जाना। मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं, मैं सब पर ध्यान नहीं दे सकती। माफ कर दो, लेकिन जो यहाँ करते हैं उसे देखकर मुझे घिन आती है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कोई रोको उन्हें। मेरी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। टिम ने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। हम बेसमेंट से भागते हुए कसीनो में आ गए। सभी लोग हमें ऐसे देखने लगे जैसे हमने बहुत पी हुई है और हम खुद को संभाल नहीं पा रहे। लेकिन मैं किसी के लिए नहीं रुका। मैं टिम को अपने साथ लेकर बस भागता रहा। शुक्र है वो उस समय पतला था। हम कसीनो से बाहर आ गए और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं बता नहीं सकता कि हम कैसे उस रात अपने होटल तक पहुंचे। उस अजीब सी ड्रिंक को पीने के बाद टिम रात भर उल्टी करता रहा और मैं कमरे के कोने में हैरान परेशान बैठा रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी भी वेगस जा पाऊंगा। और ये रूपर्ट के बारे में नहीं है और ना ही उन दो लड़कियों के बारे में। जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा घिन आती है वो ये है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन घिनौनी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं।
इंसान का एक लाश को प्यार करते देखना, छी, कैसे? मेरी सिस्टर और मैंने उसकी बैचलर पार्टी की ट्रिप लास वेगस में करने के बारे में सोचा था। हमारे पेरेंट्स पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए हमें उनसे इस ट्रिप के बारे में झूठ बोलना पड़ा। लेकिन मेरी सिस्टर के होने वाले पति डेविड को इस ट्रिप के बारे में सब पता था। डेविड एक खुले विचारों वाला लड़का था, इसलिए उसने हमें सिर्फ एक ही बात समझाई कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखें और चाहे कोई लड़का कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर रहा हो, उसके साथ कहीं ना जाएं। तो जैसा कि हमने प्लान किया था, हम दिन तक लास वेगस पहुंच गए। हम अपने होटल रूम गए और फ्रेश हुए। मेरी सिस्टर ने हम दोनों के लिए स्पा और ना जाने क्या क्या बुक किया था। 2 घंटे तक स्पा और बाकी चीजों का आनंद लेने के बाद जब हम अपने कमरे में वापस आए, तब तक पार्टी करने का समय हो चुका था। वेगस घूमने आए सभी लोगों की तरह हम भी क्लब जाकर एंजॉय करना चाहते थे और हमने वही किया। उस क्लब में बहुत सी तरह की लड़कियां नाच रही थी। वहां पोल डांसर्स भी थी। वो माहौल इतना मजेदार था कि हम भी उसकी मस्ती में खो गए और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरे सिस्टर टेकीला के शॉट्स ले रही थी और उन डांसर्स के साथ पिक्चर्स खींच रही थी। उसे एंजॉय करता देख मैं बहुत खुश थी। मैंने सिर्फ बियर पी थी ताकि मैं होश में रह सकूं और हम दोनों का ध्यान रख सकूं। मैं सोफे पर बैठकर चिकन खा रही थी जब मैंने एक आवाज सुनी। एक लड़का कुछ दूरी से बोला, तुम जैसी खूबसूरत लड़की लास वेगस के क्लब में अकेली क्यों बैठी है? जब मैंने अपने बाईं ओर मुड़कर देखा तो मुझे वहां एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी और वो अपनी आंखें झपका भी नहीं रहा था। उसके इस तरह मुझे घूरता देख मैं समझ गई कि आदमी ठीक नहीं है और मुझे इससे दूर ही रहना है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हाँ, एटीट्यूड। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? ऐसा कहते हुए वो मेरे बगल में आकर बैठ गया और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर ली। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब आ रहा था और आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं लग रहा था। उसे सीधा जवाब देना जरूरी था। मुझे अपने जीजा जी की कही हुई बात ठीक से याद थी कि किसी से भी फालतू बात नहीं करनी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। कम ऑन, इस तरह मत जाओ। ठीक है, मुझे इतना रूड होने के लिए माफ कर दो। क्या हम कम से कम बात कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं जब तुम मुझे जानोगी तो मुझे काफी पसंद करोगी। मेरा हाथ छोड़ो। क्या? मैंने कहा अपना घटिया हाथ मुझ पर से हटाओ। मुझे इस तरह गुस्से में देखकर उस आदमी ने फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया और वहां से उठकर चला गया। उसने काउंटर से बियर की एक बोतल ली और मुड़कर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी रात अच्छी बीते। ऐसा कहते हुए वो क्लब में नाच रहे लोगों के बीच से निकला और कहीं गायब हो गया। मैं लंबी सांस लेते हुए वापस से बैठ गई। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन मुझे गर्व था कि मैंने इस बात को बड़ी बहादुरी से संभाल लिया था। खुद को शांत करने के लिए मैंने बची हुई बियर पी ली। मेरी आंखें मेरी बहन को ढूंढने लगी ताकि मैं उससे कह सकूं कि अब हमें होटल वापस चलना चाहिए। क्लब में लाइट और गाने इतने तेज थे कि मुझे अपनी बहन कहीं दिख नहीं रही थी। वहां बहुत लोग नाच रहे थे। उन सभी लोगों के बीच में से निकलकर जब मैं क्लब के दूसरी ओर पहुंची तो मैंने वहां जानी पहचानी आवाज फिर से सुनी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की लास वेगस के क्लब में अकेले क्यों बैठी है? शायद स्ट्रिपर्स को देखकर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में भूल गया है। ये तो ठीक बात नहीं है। उसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ होना चाहिए। क्या सच में? जिस तरफ से आवाजें आ रही थी मैं उस तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि वो आदमी फिर किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की भी मेरी ही तरह क्लब में अकेली बैठी हुई थी। वो वही लाइन उस लड़की को भी कह रहा था जो उसने कुछ देर पहले मुझे कही थी, लेकिन वो लड़की नशे में इतनी धुत थी कि उस आदमी के जाल में फंसती जा रही थी। वो उस आदमी के साथ बैठकर हंस रही थी बिना उसकी असलियत जाने। मैंने डांस फ्लोर पर देखा तो मेरी बहन वहां नशे में डांस कर रही थी। मैं उसे वहां से होटल ले जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उस दूसरी लड़की के लिए भी फिक्र हो रही थी। मुझे उस लड़के को देखकर लग रहा था कि वो किसी भी आम लड़के की तरह फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो उससे और ज्यादा गलत है। और तभी वो लड़का उस दूसरी लड़की को अपनी बाहों में लेकर उठा।
जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने मुझे देख लिया और जाते जाते एक शैतानी हंसी हंसते हुए उस लड़की को लेकर मेरे आगे से निकल गया। शायद मैं इस बात को यही जाने देती, लेकिन इसके बाद मैंने जो देखा उससे मैं बहुत डर गई। जैसे ही वो आदमी मेरे आगे से निकला, मैंने उसके पीछे की जेब में एक पिस्टल देखी। ना जाने वो उस लड़की को कहां लेके जा रहा था। मैंने उस लड़की को जोर से आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं था। मैं अपनी बहन की तरफ भागी और डर के मारे चिल्लाने लगी, एमा, वो आदमी, वो उसे मार डालेगा, प्लीज प्लीज हमें उसे बचाना होगा एमा। क्या? तुम क्या कह रही हो जेनी? तुम्हारी 2 नाक और 4 आंखें क्यों हैं? ओह नो, तुमने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। हम क्लब से बाहर निकले और उस लड़की की तलाश करने लगे, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। उसी के साथ साथ एमा अपना हर कदम लड़खड़ाते हुए ले रही थी। मुझे अचानक एक पार्किंग की जगह दिखी और मैंने वहां भी ढूंढने के बारे में सोचा। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उस सुनसान पार्किंग में घुस गई। उस जगह कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। मेरी आंखें बस उस लड़की को ढूंढ रही थी। एमा मेरे साथ साथ थी, जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। हम उस पार्किंग के तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच गए थे जब मुझे किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगी और मैंने देखा कि वो आदमी उस लड़की के हाथ पांव बांध रहा था। वो जमीन पर धूल में पड़ी हुई थी। उसकी एक आंख सूजी हुई थी, जैसे उस पर वार किया गया हो। उसके होठों से भी खून निकल रहा था। उस पागल आदमी ने जरूर उस लड़की को मारा होगा जब वो बचकर निकलने की कोशिश कर रही होगी। मैं जानती थी कि अगर मैंने सावधानी से काम नहीं लिया तो ये आदमी हम तीनों को मारकर आसानी से यहाँ से बचकर निकल सकता है। ये नजारा देखकर एमा को भी गंभीरता का एहसास होने लगा। उसका चेहरा फीका पड़ गया और मैं समझ गई कि वो ये सब देखकर कुछ न कुछ करने वाली है। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, मैंने उसे पीछे खींचा और कहा, हमें उस लड़की को बचाना होगा। तुम यही छुपो और 911 पर कॉल करो। तुम बस कोई आवाज मत करना। ओके। मैं हल्के हल्के पैरों से उसकी तरफ गई। मैंने देखा कि वो आदमी अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और उस लड़की को बुरी भली बातें बोल रहा था। क्या तुम जानती हो कि ये तुम्हारे साथ ना हो रहा होता? अगर तुमसे पहले मिली लड़की मुझे इतने नखरे करके नहीं दिखाती। एक बार मेरा काम खत्म हो जाए और तुम किसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई हो तो ये सोचना कि तुम्हारे साथ आज ये क्यों हुआ, तो इसका दोष तुम उस लड़की को दे सकती हो। अगर वो मेरे साथ आने के लिए राजी हो जाती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। उसकी ये घटिया बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस लड़की का मुंह भी टेप से बंधा था, इसलिए वो भी सिर्फ रोकर ही अपना हाल बयां कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अपनी पूरी तैयारी करके आया था। अब वो अपनी पैंट उतारने लगा और मैं बस इसी मौके की तलाश कर रही थी। जैसे उसने अपनी पैंट उतारकर साइड पर रखी, मैंने बिना कोई मौका गवाए फौरन उसकी जेब से गन निकाल ली। उसने मुड़कर जब मेरी ओर देखा तो मैं उसकी तरफ गन करके उसके सामने खड़ी थी। मैं कभी नहीं भूल सकती कि किस तरह से उसका चेहरा बदल गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब वो शिकार बन चुका है तो उसकी आंखों में डर दिखने लगा। कम ऑन, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम मुझे गोली नहीं मारोगी। चलो ठीक है, मैं इस लड़की को जाने देता हूं। तुम गन नीचे रख दो। हाँ, कब से कर रहे हो तुम ये सब? हाँ बताओ मुझे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तो जैसी लड़की ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपने होठों को चाटा और फिर एक बार मुझे वो घिनौनी मुस्कान दी। मैं नहीं जानती कि उसके बाद मुझे क्या हुआ। शायद उसकी घटिया बातें और हरकतों ने मेरा दिमाग घुमा दिया। मैंने उसके बाएं घुटने पर निशाना दागा और बिना उसकी बात का जवाब दिए गोली चला दी। वो जमीन पर ढेर हो गया और उसके घुटने से खून बहने लगा। अब तुम्हें जिंदगी भर मेरा चेहरा याद रहेगा, तुम्हारी बची हुई घटिया जिंदगी भर। वो दर्द में वहीं बेहोश हो गया और मुझे मेरी बहन के उल्टी करने की आवाज आने लगी। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी वहां आ गई और उस आदमी को पकड़ कर ले गई। उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसे घर ले गया और हम भी उसके बाद वापस होटल चले गए। मुझे विश्वास है कि आदमी काफी समय से इस तरह की हरकत कर रहा है। वो पक्का लास वेगस के इन क्लब से नशे में धुत लड़कियों को ले जाकर उन्हें हर तरह से टॉर्चर करता होगा। जब भी मेरी बहन की बैचलर्स पार्टी की बात उठती है तो मेरी फैमिली मेरी बहुत तारीफ करती है कि किस तरह बहादुरी से मैंने हम तीनों को सिचुएशन से सुरक्षित निकाला।
सच कहूं तो मैं भी खुद पर गर्व महसूस करती हूँ। हम खुद को बचा सकते हैं अगर हम शांति से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समझे? पिछले 10 साल से जब भी 14 मार्च आती है, मैं बुरी तरह रोने लगती हूं। मेरा नाम समैंथा है, मैं 35 साल की हूं। आज से 10 साल पहले 14 मार्च का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन होने वाला था, लेकिन वो एक भयानक सपने में बदल गया जिसे मैं हर साल जीती हूं और उससे बाहर नहीं आ पा रही हूं। उस दिन की शुरुआत मेरे पुराने बॉयफ्रेंड लूकस की गाड़ी से हुई थी। उससे कुछ घंटों पहले मेरे पूरे परिवार से हम दोनों का झगड़ा हुआ था और वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लूकस मेरे लिए सही लड़का नहीं है। उसके बाद लूकस सुबह सुबह मेरे घर आया और उसने मुझसे लास वेगस में शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसने मुझे कहा कि मैं अपना सब कुछ लेकर, अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये उसकी तरफ से किया गया एक इशारा था जिसने मेरे परिवार के द्वारा उसके खिलाफ कही गई बातों को नजरअंदाज कर दिया। सच कहो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे भी लगने लगा था कि जैसे तुम मेरी कोई फिक्र नहीं करते। हे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। मैं बस तुम्हारे परिवार का लगातार हम दोनों को अलग करने की कोशिश से परेशान हो गया था। क्या हम दोनों ठीक से रह पाएंगे लूकस? बिल्कुल मेरी जान, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। आज से हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जैसे उसने अपनी बात खत्म की, मैंने उसका हाथ पकड़ा और खुशी खुशी उसके साथ चले गए। जब हम लास वेगस पहुंचे, हम होटल गए और अपना सामान वहां रख दिया। मैं नहाकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन के लिए तैयार हो गई, लेकिन लूकस ने कहा कि शादी करने से पहले वो कुछ देर कसीनो में खेलना चाहता है। मैंने भी मासूमियत में हाँ कर दी। आखिर थोड़ी देर खेलने से क्या ही हो जाएगा। पहली बार जब मैं उससे परेशान हुई तो वो कसीनो में हुआ। मैं लूकस के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अलग खेलने के लिए भेज दिया। क्यों ना तुम स्लॉट मशीन पे जाकर अपने कोई गेम खेलो? जब मैं अकेला होता हूं तो ज्यादा अच्छा खेल पाता हूं। उसने मेरे हाथ में कुछ कॉइन्स देते हुए कहा। मैं उस पर गुस्सा होकर वहां से निकल गई। मैं भी उससे अपनी शादी वाले दिन झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कम से कम उसने मुझे कुछ कॉइन्स दिए थे। ये पहली बार था जब उसने मुझे कुछ दिया था। मैंने कुछ देर के लिए खेला, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं था। उस दिन मेरी शादी होने वाली थी। मैं वो वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी। मैं वहां से उठकर लूकस के पास जाने लगी। उसे कोई हक नहीं था कि वो मुझे इस तरह अकेला छोड़ दे। मैंने उसके साथ रहने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा था। मैं ब्लैक जैक की टेबल पर गई, लेकिन हैरानगी की बात थी वो वहां नहीं था। मैं कैसीनो में हर जगह उसे ढूंढने लगी, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद मुझे वो एक ऐसी जगह नजर आया जहां उसका होना आश्चर्यजनक था। वो कैसीनो से मेरे बिना ही बाहर निकल रहा था। मैं उसके पीछे गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी लेकर होटल की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत गुस्सा थी। मैंने भी कैब की और उसके पीछे पीछे कुछ मिनट बाद होटल पहुंच गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो अपना सामान बांध रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं गुस्से में चिल्लाई। तुम मेरे बिना होटल छोड़कर जा रहे हो? अरे जान, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं बस वापस आकर तुम्हें लेने ही वाला था। ओह हाँ, तभी तुम सिर्फ अपना सामान बांध रहे हो, है ना? मैंने उसके बैग की तरफ देखा तो उसमें ना सिर्फ उसका सामान था, बल्कि मेरी भी कुछ कीमती चीजें पड़ी हुई थी। जब मैंने अपने बैग की तरफ देखा तो वो खुला हुआ था और उसके अंदर का सामान बाहर बिखरा हुआ था। जब मैं अपने सामान की तलाश कर रही थी तो मुझे एक चीज बिस्तर के नीचे मिली। वो एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें मैं अपनी सारी सेविंग्स रखती थी, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। घटिया आदमी, तुमने मेरे पैसे चुराए। कहाँ है मेरी सारी सेविंग्स? लूकस डर के मारे ठंडा पड़ गया था। वो हमने आज जुआ खेलने में खर्च कर दिए, लेकिन जीतने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने ही वाला था। मेरा विश्वास करो। बात अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मैं बस उस पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, 3 आदमी हमारे कमरे में घुस आए। कौन हो तुम और तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा। तुमने हमें बहुत देर तक घुमाया लूकस। क्या तुम्हें वाकई लगा कि तुम अपनी मुसीबतों से बचकर निकल जाओगे? मैं यहां पैसे इकट्ठे करके तुम्हें देने के लिए आया था। सच? क्या? मैं लूकस की बात सुनकर हैरान रह गई। तभी उनमें से एक आदमी मेरे पास चलकर आया और उसने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया, जिससे मैं सांस नहीं ले पाई और बेहोश हो गई।
जब मेरी आंख खुली तो मैं एक रेगिस्तान में थी। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़ गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बल्कि रेत में धंसती ही चली जा रही थी। मेरे बगल में ही लूकस भी था। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा सच में, वरना मैं यहां क्यों आता? मैं बचकर निकल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम बचकर निकल तो रहे थे, वरना तुम हमें बता देते कि तुम यहां हो। और वैसे भी तुम्हें दिया हुआ टाइम अब खत्म हो चुका है लूकस। हम तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आए हैं। हमने तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है। हम तभी समझ चुके थे कि तुम अपना कर्ज नहीं लौटा पाओगे, इसलिए बॉस ने तय किया कि अब तुम अपने खून से उसकी भरपाई करोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा। तुम इस लड़की को ले जाओ, अपना गुलाम बनाओ, इसका शरीर का अंग बेच दो, फिर तो मेरा कर्जा उतर जाएगा ना। मैंने दहशत में उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि मैं जाग गई हूं, लेकिन उसने मेरी कोई परवाह नहीं की और उस गुंडों की ओर देखता रहा। ऐसा करने से तुम्हारा कर्जा नहीं उतर सकता, और अब हम तुम्हें बहुत सुन चुके हैं। सच कहूं तो मुझे शुरू से ही तुम्हारी आवाज पसंद नहीं थी। ऐसा कहते हुए उन आदमियों ने अपनी गाड़ी की डिक्की से लोहे का बैट निकाला और उससे मारना शुरू कर दिया। लूकस जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन हम एक रेगिस्तान में थे जहां हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देनी थी। वो लोग मिलकर जब उसे मार रहे थे तो मैं धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ी के पास गई और अपने हाथों पर लगी टेप को गाड़ी के कोने में लगे लोहे से काट दिया। मैं फौरन उठकर गाड़ी में बैठी और मेरा नसीब अच्छा था कि गाड़ी की चाबी वहां लगी हुई थी। उन आदमियों ने मुझे देख लिया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मुझे पकड़ने के लिए मेरे पास आया। उस आदमी ने खिड़की से अपना हाथ डालकर मेरा गला दबाने की कोशिश की और बाकी अभी भी लूकस को मार रहे थे। बहुत जान लगाने के बाद मैं खिड़की को बंद करने में सफल हुई और उस आदमी का हाथ अंदर ही रह गया, जिसे उसने बाद में छुड़ा लिया। उनमें से एक आदमी जो लूकस को मार रहा था, उसने मुझे बचकर जाते हुए देख लिया और जैसे उसी के गुस्से में उसने लूकस के सर पर एक जोर का वार किया, जिसकी वजह से लूकस का सर का कुछ मांस निकलकर जमीन पर गिर गया। वो आदमी जो मुझे पकड़ने के लिए आया था, उसने गुस्से में गाड़ी के टायर पर लात मारी, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी चालू की और वहां से निकल गई। उसके बाद किसी ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की और वो लूकस को मारते रहे। मैंने पुलिस को वो सब बताया जो मैंने देखा था और फौरन मैं उन्हें उस जगह पर ले गई जहां ये सब हुआ था। लूकस वहां नहीं था, लेकिन उस रेत में अब तक खून लगा हुआ था। छानबीन करने पर पुलिस को पास में ही एक कुआं मिला, जिसके पास एक लड़के की लाश थी। मुझे उसकी शिनाख्त करने की जरूरत भी नहीं थी। लूकस को बहुत बुरी तरह मारा गया था। उसे देखकर पता लग रहा था कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला था। मैं वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। मुझे बस अपने परिवार के पास वापस आना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस आदमी की कही गई हर बात झूठी थी। उसने खुद को बचाने के लिए मुझे भी बेच दिया था। किसी और आदमी पर विश्वास करने में मुझे सालों लग गए। कुछ वक्त के बाद मेरी मुलाकात ईथन से हुई, जो अभी मेरे पति हैं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब हमने शादी करने का फैसला किया तो उसमें लास वेगस का नाम दूर दूर तक नहीं था।